जय हिंद दोस्तों, मैं अमरनाथ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी पर। आज हम बात करेंगे 10th क्लास के इंपॉर्टेंट चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो चैप्टर स्टार्ट करने के पहले आज हम स्टार्ट करेंगे एक मोटिवेशनल स्टोरी। पहले मोटिवेशनल स्टोरी देखते हैं क्या है और रियल स्टोरी से रिलेटेड है। वो है हमारे एक महान हस्ती, सभी लोग इनको जानते होंगे, ये हैं सचिन तेंदुलकर। तो उनकी स्टोरी कुछ ऐसी थी। ईयर 2007 एक मैच होता है जिसमें ब्रेड हॉग, ऑस्ट्रेलिया का लेग स्पिनर, इनके खिलाफ सचिन तेंदुलकर के खिलाफ क्या गेंदबाजी कर रहा था, बॉलिंग कर रहा था। हुआ कुछ ऐसा कि ब्रेड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड मार दिया। अब जैसे बोल्ड आउट किया, वो इतना एक्साइटेड हो गया कि उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और उसका रीजन यही था क्योंकि उसने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड किया था। गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं सचिन तेंदुलकर, अब सभी लोग उनको अच्छे से जानते हैं। शाम को जब न्यूज में आया, पेपर में आया, शाम को पेपर में, वो पेपर लेके ब्रेड हॉग सचिन तेंदुलकर जी के पास पहुंचा और क्या बोला कि मुझे इसमें आपका ऑटोग्राफ चाहिए। तो सचिन तेंदुलकर जी ने देखा और उसमें क्या लिखा ऑटोग्राफ में, इट विल नेवर हैपन अगेन, मतलब ये पल, ये क्षण तेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। अब से कभी भी ब्रेड हॉग मुझे आउट नहीं कर सकता, ये सचिन तेंदुलकर जी ने उसके यहां उसके ऑटोग्राफ में लिख दिया। अब हुआ क्या, लिखना तो बहुत आसान था, लेकिन किसने लिखा था? सचिन तेंदुलकर। शायद सभी लोग उनको जानते हैं। इसके बाद से करीब 45 मैच, 45 समथिंग मैच खेले सचिन तेंदुलकर ने ब्रेड हॉग के खिलाफ, और ब्रेड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को उन 45 मैचों में, 45 मैचों में एक बार भी आउट नहीं किया। सोचो सचिन ने कितनी प्रैक्टिस करी थी सिर्फ एक गेंदबाज ब्रेड हॉग के लिए, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि ये कभी भी नहीं होगा कि ब्रेड हॉग मुझे आउट करे, और इसके लिए उन्होंने इतनी प्रैक्टिस करी जिससे वो कभी भी उन्हें आउट नहीं कर पाया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? अगर हम चाहें तो हम प्रैक्टिस के दम पे कुछ भी कर सकते हैं। सारी चीज किस पे डिपेंड करती है? आपकी प्रैक्टिस पे। और यही हम स्टडी में भी, अपने पढ़ाई में, एजुकेशन में भी लगा सकते हैं। कहीं पर भी आप यूज करें, किसी गेम में, पढ़ाई में, कहीं पर भी। तो फाइनली प्रैक्टिस ही सब कुछ है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड इस मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। सबसे पहला जैसे हमारा चैप्टर टॉपिक है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के बारे में सभी लोग बेसिक जानते हैं। ह्यूमन आई हमारी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, जिसकी हेल्प से हम अपने आसपास की दुनिया, अपने आसपास के लोगों को हम उन्हें क्लियर देख पाते हैं। तो एक्चुअल में इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें नेम ऑफ द, ये जो पार्ट्स गिवन है ना, इनके पार्ट लर्न करने हैं कि ह्यूमन आई में क्या क्या पार्ट होते हैं। बहुत सारे और भी पार्ट हैं, मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स लिख रखे हैं। जैसे कि आपको सिर्फ पहले तो नाम याद रखना है। जैसे सबसे पहले अगर बात करें, जो फ्रंट पार्ट आई का होता है, आई का जो फ्रंट पार्ट है उसे बोलते हैं कॉर्निया। जो फ्रंट पार्ट जो हम देखते हैं, किसी की आंखें देखते हैं तो बोलते हैं उसकी आंखें बहुत अच्छी है, तो वो जो एक्चुअल पार्ट है दैट इज नोन एज कॉर्निया, ऊपर वाला पार्ट। उसमें और भी चीजें दिखेंगी बट अपर पार्ट इज नोन एज कॉर्निया। सबसे ऊपर वाला ये वाला पार्ट क्या होगा? कॉर्निया। इसके बाद अगर बात करें तो एक पार्ट आएगा पुपिल। क्या आएगा? पुपिल। अच्छा, पुपिल के सबसे बड़ा जो कलर हमारा आई का डिफाइन करता है उसे बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। आइरिस ह्यूमन आई का, यानी कि आई का कलर जो डिफाइन करता है वो आइरिस। जैसे किसी की ब्लैक आईज होती हैं, किसी की ब्लू आईज होती हैं, किसी की ब्राउन आईज होती हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर रहते हैं। तो कलर जो डिफाइन करेगा वो क्या होगा? आइरिस। अब आइरिस जो है बड़ा वाला सर्कल होता है जो कलर दिखाता है, उसके बीच में एक छोटा सा डॉट जैसा पॉइंट रहता है, दैट इज नोन एज पुपिल। पुपिल क्या होता है? छोटा वाला पार्ट। इसके बाद अगर देखें तो एक्वस ह्यूमर आएगा, एक लिक्विड है, हम बात करेंगे इसके बारे में। फिर एक लेंस आएगा जिसे क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं या आई लेंस बोलते हैं। फिर देखेंगे तो विट्रस ह्यूमर आएगा, अंदर एक पार्ट रहेगा। फिर रेटिना एक पार्ट आएगा, सिलेरी मसल्स एक पार्ट आएगा, और इसके बाद आएगा ऑप्टिक नर्व। तो ये हमारे कुछ पार्ट्स हैं ह्यूमन आई के। अब हम इनके बारे में डिटेल में एनालिसिस करते हैं कि एक्चुअल में किसका क्या काम होता है। जैसे ह्यूमन आई का सबसे जो अपर पार्ट होता है इसे क्या बोलते हैं? कॉर्निया। तो कॉर्निया का काम क्या है? तो कॉर्निया का काम है इंसिडेंट रे, जिस ऑब्जेक्ट से रे आ रही है उस रे को कन्वर्ज कराना। कन्वर्ज कराने का काम अब कोई बोलेगा कि लेंस का होता है। लेंस आगे है, देखे ध्यान से, लेंस यहां पे लगा हुआ है, लेकिन ये पार्ट कैसा है? कॉन्वेक्स शेप का। तो इसका भी काम क्या होता है? कन्वर्ज कराने का। मतलब ये आई लेंस की हेल्प करता है रे को कन्वर्ज कराने में।
तो रे आएगी, जैसे ही कॉर्निया पे पड़ेगी क्या होगी, हल्की सी कन्वर्ज हो जाएगी। तो कॉर्निया का काम क्या है, इंसिडेंट लाइट को हल्का सा कन्वर्ज करना, रेफ्रेक्ट करना। जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम एंटर करती है तो रे क्या होती है, रेफ्रेक्ट हो जाती है, अपना पाथ चेंज करती है। तो ये क्या करेगा, कन्वर्ज, क्योंकि कॉन्वेक्स इन नेचर है। दूसरा, इसका एक और काम रहता है, डस्ट पार्टिकल, बैक्टीरिया जो रहते हैं आसपास, उनसे भी आई को प्रोटेक्ट करना। मतलब कॉर्निया के हमारे अगर बेसिक काम देखें तो दो हुए, डस्ट पार्टिकल बैक्टीरिया से बचाना, और दूसरा लाइट जो आ रही होगी उसको क्या करना, रेफ्रेक्ट करना। मैंने इनका पूरा डिटेल डेफिनेशन लिख रखा है, मैं आपको अभी अगली स्लाइड में बता दूंगा। जैसे यहां देखते हैं, पहला पार्ट्स ऑफ आई में नाम लिखा कॉर्निया। अब कॉर्निया क्या है, तो क्या लिखा हुआ है, द फ्रंट पार्ट ऑफ आई विच इज यूज टू एंटर द लाइट इन द आई। लाइट को क्या करेगा, एंटर करेगा, एंड प्रोटेक्ट आई फ्रॉम डस्ट एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया और डस्ट से क्या करता है, बचाता है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट हमारा आई का जो रहेगा, हम स्टार्ट करेंगे आइरिस से। आइरिस क्या करता है, आई का कलर डिफाइन करेगा। आइरिस बड़ा वाला डॉट रहेगा, आई का क्या रहेगा, बड़ा वाला डॉट जो है उसे बोलते हैं आइरिस। आइरिस क्या डिफाइन करेगा, कलर ऑफ आई। अच्छा, उसका एक और काम होता है, आइरिस क्या करता है, लाइट कितनी आई के अंदर एंटर करे उसको कंट्रोल करता है। अब आइरिस जो है वो कैसे काम करेगा वो देखते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि यहां पे ये आइरिस है, आइरिस वाला पार्ट। अब इस आइरिस के बीच में, आइरिस जो ऐसा ये पार्ट मान लेते हैं, ये आइरिस ऊपर वाला नीचे वाला आइरिस है, बीच में एक डॉट रहता है जिसे क्या बोलते हैं, पुपिल। पुपिल और आइरिस का काम एक साथ चलेगा। तो पुपिल जो रहेगा बीच में रहेगा, तो लाइट जब एंटर करती है तो वो एंटर किससे करेगी, पुपिल से। किससे एंटर करेगी, पुपिल से। छोटा वाला जो ये इतना पार्ट दिख रहा ना आपको, मैं आपको दिखाता हूं यहां पे, ये वाला जो पार्ट दिख रहा, दिस वन, ये जो पार्ट है दैट इज नोन एज पुपिल। लाइट इससे एंटर करेगी। अब मान लो कभी हम ऐसी जगह गए, डार्क रूम पे चले गए, अंधेरा है या लाइट कम है, अब वहां हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखना है। तो जब ऑब्जेक्ट को देखना है, मतलब ज्यादा लाइट जब आई पे एंटर करेगी तो हम देख पाएंगे। तो लाइट ज्यादा एंटर करे, तो लाइट ज्यादा एंटर करेगी तो रे ऐसे आ रही। तो ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है, दिस वन, ये हमारा कौन सा पार्ट है, आइरिस, ये वाला पार्ट, दिस वन एंड दिस वन, ये आइरिस वाला पार्ट है, ये डार्क दिख रहा। तो ये आइरिस का जो पार्ट है, ये क्या होता है, अपने साइज को बड़ा कर देगा। जैसे साइज को बड़ा करेगा, पुपिल जो है वो आपको बड़ा होता हुआ दिखाई देगा। भाई अभी तो इतना बड़ा होल है ना, अब मैंने इसको जैसे ऊपर करा तो ये होल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जैसे ये होल बढ़ेगा मतलब पुपिल का साइज क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। जब पुपिल का साइज इंक्रीज होगा तो ज्यादा लाइट एंटर करेगी आई में, और जब ज्यादा लाइट एंटर करेगी तो हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। मतलब ये है कि आइरिस और पुपिल दोनों का वर्किंग एक जैसा रहेगा। आइरिस का काम है पुपिल को कंट्रोल करना, पुपिल के साइज को चेंज करना। पुपिल के साइज को क्या करता है, चेंज करता है। देखते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं, आप लोग डेफिनेशन लिखते चले। क्या लिखा, आइरिस, द कलर ऑफ आई डिफाइंड बाय आइरिस। पहला काम क्या है, इसका कलर आई का डिफाइन करेगा। सेकेंड, एंड इट इज बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे रहता है, ये सबको पता है। इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द डायमीटर एंड साइज ऑफ द पुपिल, पुपिल के साइज को, उसके डायमीटर को कंट्रोल करने का काम किसका है, आइरिस का है। Thus the amount of light reaching the retina, रेटिना में जो अमाउंट ऑफ लाइट है वो सफिशिएंट पहुंच सके, इस वजह से आइरिस पुपिल के साइज को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब आते हैं इस बाद में। अच्छा, एक और डेफिनेशन रह गया था पुपिल का। पुपिल क्या है, तो इट इज अ होल इन द मिडिल ऑफ आइरिस, आइरिस के बीच में एक होल है। अच्छा, एंड अलाउ द लाइट टू स्ट्राइक द रेटिना, रेटिना पे लाइट जाए उतना वो अलाउ करेगा। इसके इट वेरीज इन साइज, रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग द रेटिना, ये इसका साइज क्या होगा, वेरी करेगा। अच्छा, पुपिल का साइज वेरी आइरिस कराता है। आइरिस क्या करता है, आइरिस अगर बड़ा हो जाएगा, अपने आप को स्ट्रेच करेगा, तो पुपिल का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा, ज्यादा। अच्छा, स्ट्रेच कब करेगा, जब डार्क रूम पे जाएंगे। मान लो कभी हमारी आंखों में कोई टॉर्च लगाए, अब जब टॉर्च लगाएगा तो क्या होगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगी। जब लाइट ज्यादा एंटर करेगी तो वहां पर क्या होता है, साइज आई का क्या होता है, कम हो जाता है। आई का साइज मतलब पुपिल का साइज क्या होता है, कम। क्यों, क्योंकि उस समय क्या होगा, हमारा आइरिस जो है वो बहुत ही थिक हो जाएगा, थिकनेस बढ़ जाती है। थिकनेस बढ़ेगी मतलब वो नीचे की तरफ आएगा, तो साइज ऑफ पुपिल क्या हो जाएगा, छोटा। जब कभी किसी की डेथ हो जाए या नहीं हुई हो, कुछ भी मतलब हमें कंफर्म करना है कि डेथ है या नहीं, तो क्या करते हैं, टॉर्च लेते हैं और आई पे
टॉर्च लगाते हैं, जैसे आई पे टॉर्च जाएगी, टॉर्च की लाइट जाएगी, वो टॉर्च क्या होगा, लाइट देगा, और लाइट जब जाएगी तो अगर ब्रेन हमारा अभी जिंदा पोजीशन पे है, काम कर रहा है, वर्किंग में है, तो क्या होगा, वो साइज ऑफ पुपिल को क्या करेगा, चेंज करेगा, क्योंकि एक्सेस अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगी तो पुपिल का साइज चेंज हो जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि अभी क्या स्टेज चल रही है। ठीक है, चलिए ये तो 3 पॉइंट हो गए हमारे, कॉर्निया, आइरिस और पुपिल। आइरिस और पुपिल एक जैसे काम करेंगे, आप नोट्स बना सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, नेक्स्ट पहले यहां पर आ जाते हैं आई पे, तो ये 3 पार्ट हो गए। अब आते हैं हम 4th पॉइंट की अगर बात करें, लेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो लेंस जो है वो क्या रहता है, कॉन्वेक्स इन नेचर। तो आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, जो ह्यूमन आई पे, जो आई पे लेंस लगा रहता है वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स इन नेचर, मतलब कॉन्वेक्स लेंस रहेगा। और वो बनता किसका है, प्रोटीन का। किसका बनता है, प्रोटीन का लेंस बनता है। और उस लेंस को होल्ड करने का काम है यहां पर सिलेरी मसल्स, ये लगा हुआ है, लिखा है ये वाली जो पॉइंट है ना, दैट इज सिलेरी मसल। सिलेरी मसल क्या करती है, लेंस को होल्ड करने का काम करेगी। ये वाला जो पोर्शन है, दिस वन, ये क्या करेगी, होल्ड करता है। ये वाला जो पोर्शन है वो लेंस को क्या करता है, होल्ड करता है। लेंस एक्चुअल में हवा में नहीं है, उसको दो चीजों से, दो मसल्स से उसको बीच में लटकाया गया है। ये हो गया लेंस, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे उसको बांध रखा गया। सिलेरी मसल का बहुत बड़ा रोल रहेगा। फिलहाल हम लेंस की बात कर रहे हैं, तो लेंस किसका बनेगा, प्रोटीन का बनेगा। लेंस का नेचर क्या होता है, कॉन्वेक्स इन नेचर, मतलब इंसिडेंट लाइट को क्या करेगा, ये कन्वर्ज करेगा। क्या करेगा, कन्वर्ज। कन्वर्ज फिलहाल तो रेटिना में करता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये हमारा आई लेंस हो गया। अच्छा, आई लेंस का अगर स्टेटमेंट या डेफिनेशन लिखना है तो कैसे लिखते हैं, तो आई लेंस क्या, इट इज कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक प्रोटीन। ये प्रोटीन का बना रहता है, इससे हमें मतलब नहीं है, हमें इतनी जानकारी नहीं पूछी जाती, बट अपने को पता होना चाहिए। इट्स फोकल लेंथ इज वेरिएबल, ये नया है। अब से जैसे आपसे कभी क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैमरा लेंस एंड आई लेंस, तो कैमरा जो होता है उसका फोकल लेंथ हम चेंज नहीं कर सकते। कैमरा अगर 50 मेगापिक्सल का है तो 50 मेगापिक्सल का ही रहेगा, बट आई लेंस का जो फोकल लेंथ है वो चेंज हो सकता है, उसको हम कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है हम ऑब्जेक्ट पास में देख रहे हैं या दूर का ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा आई लेंस। अब बात करते हैं सिलेरी मसल्स की। तो सिलेरी मसल्स क्या करती है, आई लेंस को होल्ड करती है। क्या करती है, आई लेंस को होल्ड करती है। सिलेरी मसल्स का ही काम होता है फोकल लेंथ चेंज करना। किसका, आई लेंस का। सिलेरी मसल अगर हम लोग खींच दें, खींचे कैसे, स्ट्रेच करें, कैसे स्ट्रेच होगा, जब ऑब्जेक्ट पास में हो। ऑब्जेक्ट कहां पर हो, पास में। अब ऑब्जेक्ट पास में हमें देखना है तो हमें आंखों में जोर देना पड़ता है। जोर देने का मतलब होता है सिलेरी मसल स्ट्रेच होती है। जब आंखों में आप जोर दोगे तो यहां पे हल्का सा पेन होता है। कंटिन्यूअसली अगर हम पढ़ते हैं, कंटिन्यूअसली मोबाइल यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, हमें हमारी आईज जो हैं उनमें जोर देना पड़ता है। जोर देना मतलब क्या होता है, स्ट्रेच हो रही, क्या, सिलेरी मसल। जब सिलेरी मसल स्ट्रेच होगी तो वहां पे लेंस की जो थिकनेस है वो कम हो जाएगी। सिलेरी मसल अगर खींचेगी तो लेंस की थिकनेस क्या होगी, कम हो जाएगी। लेंस की थिकनेस कम हो जाती है, इससे क्या होता है, जो रे आ रही है वो एक्यूरेट हमारा रेटिना में कन्वर्ज हो जाती है। तो सिलेरी मसल्स का काम है, इट इज यूज्ड टू होल्ड द आई लेंस एंड चेंज द साइज ऑफ लेंस। साइज ऑफ लेंस मतलब थिकनेस। मैंने बताया जब स्ट्रेच होगी तो साइज जो है, थिकनेस जो है वो कम हो जाएगी। और जब रिलैक्स आई होती है, जब नॉर्मल रहते हैं या स्ट्रेच मार्क नहीं रहता है, उस समय क्या होता है, थिकनेस लेंस की ज्यादा रहती है। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो गया। अब बात करते हैं रेटिना की। रेटिना कहां पर है, ये है रेटिना। ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, रेटिना। ये वाला पार्ट, दिस इज व्हाट, रेटिना। रेटिना का काम होता है, जब रे आएगी ऑब्जेक्ट से लेंस में पड़ेगी, और लेंस में पड़ने के बाद कन्वर्ज होगी कहां पर, रेटिना में। कैसे कन्वर्ज होगी उसे देख लेते हैं। यहां से सपोज दैट ऐसे लाइट आई, कैसे आई, ऐसे, ये लाइट आई ऐसे। लाइट पड़ने के बाद लेंस पे पड़ेगी, ये क्या करेगा, कन्वर्ज। कहां पे कन्वर्ज करेगा, ये कन्वर्ज करेगा रेटिना पे, यहां पर, और यहां हमारी इमेज बन रही होगी। तो रेटिना में इंसिडेंट लाइट जब कन्वर्ज होती है तो वहां क्या बनती है, इमेज, क्योंकि ऑब्जेक्ट से रे आ रही तो यहां इमेज बनेगी। ये इतना हमारा रेटिना का काम है। अच्छा, रेटिना में हमारे दो टाइप की सेल होती है। कैसी, दो टाइप की सेल। एक होती है रॉड सेल, एक होती है कोन सेल। रॉड सेल का काम होता है लाइट सेंस करना।
लाइट अगर कम है या ज्यादा है उसको सेंस करने का काम रहता है रॉड सेल का। और एक कोन सेल, ये रेटिना में ही रहती है, यहां पे रॉड सेल रहेगी और कोन सेल भी रहेगी। रॉड सेल मतलब रॉड जैसी रहेगी, कोन सेल मतलब कोन जैसी रहेगी। अब कोन सेल के बारे में बात करें, जो कलर डिफाइन करे, जो कलर सेंस करे, कलर को सेंस करने का काम जिसका है उसे बोलते हैं कोन सेल। हमारी आई में अगर मान लो कभी किसी को प्रॉब्लम आता है, कलर ब्लाइंडनेस, कलर नहीं डिटेक्ट कर पा रहा, मतलब उसकी रेटिना में कोन सेल कम है या कोन सेल नहीं है। अगर नहीं होंगी तो कलर बता ही नहीं पाएगा, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा होगा। अगर कलर अगर डिफाइन करना है तो कौन डिफाइन करेगा? कोन सेल। कोन सेल की कमी से कलर का प्रॉब्लम आता है। जितने एनिमल्स होते हैं उनको ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, क्यों? उनके में कोन सेल होता नहीं है। अगर कोन सेल होता तो उनको कलर दिखाई देते। ठीक है, तो ये हो गया रेटिना का काम। देखते हैं रेटिना का स्टेटमेंट, देखें ये देखें रेटिना क्या, इट इज बिहाइंड द आई लेंस। ठीक है, ये तो डायग्राम में दिया हुआ है। विच एक्ट एज अ स्क्रीन वेयर द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज विल फॉर्म। मतलब जो हमारे रेटिना में इमेज बन रही, कैसी बन रही? रियल और इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, इसके बाद इट हैज 2 सेल्स। कौन कौन सी? पहली रॉड शेप्ड और एक और है कोन शेप। रॉड सेल का काम है लाइट सेंस करना। अंधेरा है जब तो हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखता, लेकिन अगर डिम लाइट है तब हम ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय लाइट सेल का काम चलता है। लाइट जो सेंस करे, यानी कि रॉड सेल हमारी जो रहेगी वो दिखाई देगी, उसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट दिखेगा। कलर के बारे में बात करें तो कलर सेंस करने का काम किसका है? कोन सेल का। कॉन्सेप्ट जो रहती है, जैसे हम बात करें अभी सुबह 4 बजे अर्ली मॉर्निंग जितने भी मुर्गे रहते हैं वो सुबह सुबह मुर्गे मुर्गी उड़ जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं सुबह 4 बजे। सॉरी 4 बजे चिल्लाने लगते हैं, मतलब क्या? मॉर्निंग में उठे, अंधेरा है, उनके पास कौन सी सेल ज्यादा होगी? रॉड शेप्ड सेल। रॉड शेप्ड सेल उनके आई में, रेटिना में ज्यादा रहती है। अब ज्यादा रहेगी मतलब वो लाइट हल्की सी भी आई तो वो क्या करेगा? जल्दी सेंस करेगा, लाइट को जल्दी सेंस करेगा। और जैसे ही जल्दी सेंस करेगा उसे लगता है कि मॉर्निंग यानी कि दिन हो गया, और जैसे ही दिन हो गया वो चिल्लाने लगता है, यानी कि एक्टिविटी शुरू कर देता है। तो ये हमारा ऑल अबाउट रेटिना। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अच्छा, यहां पर आ जाते हैं। अब बात करेंगे यहां पर अलग नेक्स्ट पार्ट की, जैसे कि ऑप्टिक नर्व के बारे में पहले बता देते हैं, फिर अपना ये एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर बताएंगे। ऑप्टिक नर्व की अगर बात करें तो ऑप्टिक नर्व का काम क्या है? तो यहां पर जो इमेज बनी, तो इमेज कैसी बनी? रियल इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट से जो रे आ रही थी वो रे थी ऑप्टिक इन नेचर, ऑप्टिकल रे बोलते हैं उसे। कैसे? यहां से जो आ रहा होगा ऑप्टिकल सिग्नल बोलते हैं, क्योंकि लाइट सिग्नल आया। और वो लाइट सिग्नल आया और हमें क्या करना? लाइट सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाना है। तो ऑप्टिक नर्व का काम होता है लाइट सिग्नल यानी कि ऑप्टिकल सिग्नल को पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। अब सोच रहे हो इलेक्ट्रिकल मतलब करंट? हाँ, पहले उसे करंट में कन्वर्ट करता है और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन पे जाता है। हमारी बॉडी में करंट फ्लो करता है, ये आप ध्यान रखें। जब किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो रे आती है ऑब्जेक्ट से, आई में पड़ेगी, कन्वर्ज होगी रेटिना में, रेटिना से वो सिग्नल कहां जाएगा? ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या करेगा? उस ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रेन में भेजेगा। ब्रेन में जब जाएगा और वो सेंस करेगा, बताएगा कि हाँ हमें कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा, और ब्रेन उसको तुरंत इन्वर्टेड करता है, क्योंकि रेट इमेज तो इन्वर्टेड बन रही थी ना, तो उसे वापस से उसे उल्टा कर देगा, यानी कि सीधा ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है। तो ऑप्टिक नर्व का काम क्या है? ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना, फिर उसे ब्रेन तक लेके जाना, ये ऑप्टिक नर्व का काम है। स्टेटमेंट देख लेते हैं ऑप्टिक नर्व का। ये देखें क्या लिखा? इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट ऑप्टिकल सिग्नल टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड कैरी फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन। रेटिना से कहां ले जाता है? ब्रेन में ले जाता है। ये किसका काम होता है? ऑप्टिक नर्व का। अच्छा, एक ब्लाइंड स्पॉट भी है। ब्लाइंड स्पॉट यहां रहता है ऑप्टिक नर्व के पास में, यहां कहीं होगा ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे ना तो रॉड सेल होती है और ना तो कोन सेल होती है। अगर वहां पे कोई भी सेल नहीं है, मतलब लाइट अगर वहां पे कन्वर्ज हुई, रे अगर वहां पे गलती से कन्वर्ज हुई, तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। दैट इज द ब्लाइंड पॉइंट। कैसा पॉइंट? ब्लाइंड पॉइंट। तो ये देख लेते हैं एक और स्टेटमेंट, ब्लाइंड स्पॉट क्या है? एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना देयर इज नो लाइट सेंसिटिव सेल। लाइट सेंसिटिव सेल क्या होती? कुछ भी नहीं, मतलब रॉड और कोन सेल नहीं रहेंगी।
ड्यू टू विच विजन इज नॉट पॉसिबल एट दैट पॉइंट। अगर कभी रे आ रही हो और कन्वर्ज हो, कहाँ, ऑप्टिक नर्व और रेटिना के बीच में एक पॉइंट होता है छोटा सा, उस पॉइंट पे अगर रे कभी कन्वर्ज हो गई तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं होगा, दैट इज नोन एज ब्लाइंड स्पॉट या ब्लाइंड पॉइंट। ठीक है, अब बचते हैं हमारे पास दो पॉइंट, एक आता है एक्वस ह्यूमर, एक आता है विट्रस ह्यूमर। इन दोनों को बाद में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दोनों का लगभग काम एक जैसा है। एक्वस ह्यूमर एक्वा वर्ड से बना है, मतलब पानी के बारे में बात कर रहा, तो यहां पर क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला दिस वन, ये जो पोर्शन दिख रहा है यहां वाला, यहां पे लिक्विड फिल रहता है। क्या फिल रहता है? लिक्विड फिल रहता है। और ये है विट्रस ह्यूमर, ये वाला पार्ट, यहां भी लिक्विड फिल रहता है, ये पूरा लिक्विड है, यहां क्या होगा, पूरा लिक्विड रहेगा। क्या काम है, तो जब लाइट रे आएगी यहां पड़ेगी तो इसका काम है लाइट को हल्का सा और रिफ्रैक्ट कर देना। रिफ्रैक्ट कैसे करेगा, यहां लिक्विड फिल है, जब लिक्विड फिल है तो रे क्या आएगी, रे आई और कॉर्निया में पड़ी, हल्की सी बेंड हुई ड्यू टू इस शेप, इसका शेप ऐसा है, फिर इसके बाद लिक्विड में एंटर करेगी तो रे आ कहां से रही थी, रेरर मीडियम से, जा कहां रही, डेंसर मीडियम में। जब रे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है तो वो क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है। तो ये क्या, इसका काम क्या है, हल्का सा रे को रिफ्रैक्ट कराना। ठीक है, इसका काम है प्रेशर बैलेंस करने का भी काम होता है। प्रेशर मतलब आई में प्रेशर पड़ता है। प्रेशर क्यों पड़ेगा भाई, क्योंकि लिक्विड फिल है, तो लिक्विड फिल है तो प्रेशर क्या है भाई, अगर लिक्विड है किसी स्पॉट पानी कोई बर्तन के अंदर पानी भर दो तो क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा भाई, नहीं दिखेगा अपने को, नॉर्मली बर्तन में तो नहीं दिखता, लेकिन क्या करो, पॉलीथीन ले लो, पॉलीथीन में पानी भर दो, देखो पॉलीथीन पूरी स्ट्रेच रहती है, पानी क्या करता है, बाहर की तरफ फोर्स लगाता है, तो प्रेशर बैलेंस करने का भी काम रहेगा। यही सेम चीज हमारा विट्रस ह्यूमर में रहेगा। विट्रस ह्यूमर जो है, यहां पर जो लिक्विड है, ये वाला जो लिक्विड है, इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, हम ऐसा बोलें तो इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। लिक्विड्स में विस्कोसिटी वर्ड लेंगे तो ये विस्कोसिटी ज्यादा मतलब डेंस ज्यादा रहेगा, गाढ़ा ज्यादा रहेगा। कौन सा, विट्रस ह्यूमर। इसका काम रहता है, ये भी प्रेशर, ये आई का जो शेप है ना उसको मेंटेन करने का काम है। क्या करना है, आई के शेप को मेंटेन करना है कि आई हमारी अगर स्फेरिकल है तो स्फेरिकल रहे। कैसे मेंटेन करेगा भाई, यहां लिक्विड फिल है, लिक्विड क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा, सब तरफ लगाएगा, सब तरफ क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। जब सब तरफ प्रेशर लगाएगा तो उसका जो शेप है वो वैसा का वैसा रहता है। तो ये हो गया हमारा विट्रस ह्यूमर। स्टेटमेंट देख लेते हैं ताकि इजीली आपको ये पता चले लिखना कैसे है। ठीक है, ये देखते हैं। एक्वस ह्यूमर की बात करें, क्या है, द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस, ये तो बेसिक टर्म है जो आपको दिख रहा है, कॉर्निया और आई लेंस के बीच का स्पेस है। एंड इट इज यूज्ड टू रिफ्रैक्ट द लाइट, लाइट को क्या करता है, रिफ्रैक्ट करता है। विट्रस ह्यूमर की बात करें तो क्या लिखा, द स्पेस बिटवीन द आई लेंस एंड रेटिना, रेटिना और आई लेंस के बीच में क्या था, विट्रस ह्यूमर। एंड यूज्ड टू प्रोवाइड्स, पहली बात तो न्यूट्रिशंस भी देता है, और टू आर आई एंड हेल्प आर आई कीप इट्स शेप, आई का जो शेप है वो क्या रहे, एक जैसा रहे, ये भी इसका काम रहता है। तो ये हमारे ह्यूमन आई के कुछ पार्ट्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये 10 के 10 पार्ट्स की डेफिनेशन समझ के रखनी है, लिखना कैसे वो समझ के रखना है, 10 के 10 पार्ट्स का नाम याद रखना है, कौन कहां पर होता है वो भी याद रखना है। क्यों, क्योंकि आपके यहाँ 10th स्टैंडर्ड में कभी कभी क्या होता है, डायग्राम बना के दे देते हैं, नंबर दे देंगे, ये आए इसमें नंबर दे दिया 1, यहां दे दिया 2, यहां दे दिया 3, यहां दे दिया 4, ऐसे। अब बोलेगा लेबल्ड करो इनको, बताओ इसका नाम क्या है, तो इजीली आपको समझ आ गया होगा। फ्रंट पार्ट ऑफ आई को क्या बोलते हैं, कॉर्निया। इसके बाद जैसे एंटर करते हैं तो क्या आता है, आइरिस ऊपर रहता है और जो डॉट जैसा रहता है वो पुपिल रहता है। बीच में यहाँ पे जो लिक्विड फिल है उसे क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। फिर क्या आता है, ये आई लेंस, आई लेंस के बाद विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर के बाद रेटिना, रेटिना के बाद ऑप्टिक नर्व, और लेंस को जो होल्ड करता है उसे क्या बोलते हैं, सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हम आगे इसके डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा ह्यूमन आई वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। आते हैं नेक्स्ट पे, ये स्टेटमेंट है, आप इसको आराम से लिख सकते हैं। अब बात करेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब होता है आई की जो आई लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ को हम चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसकी फोकल लेंथ को चेंज किया जा सकता है। कैसे चेंज करते हैं हम बात करेंगे, पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं। तो क्या है, द जस्ट मिनट मार्कर, ये चेंज
द एबिलिटी ऑफ आई, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ, टू चेंज इट्स फोकल लेंथ। आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करने की जो एबिलिटी है दैट इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन। मतलब एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। अब पॉइंट ये है कि इसकी फोकल लेंथ को चेंज कैसे करते हैं। तो जो लेंस है हमारी ह्यूमन आई का जो लेंस है वो किस में होल्ड रहता है, सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल क्या करता है, होल्ड करता है। यहां पर होती सिलेरी मसल्स इस जगह, आई लेंस जो बीच में होगा उसको क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो सिलेरी मसल्स क्या करता है, मान लो पास में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट अगर पास में रखा है, हेल्दी आई की अगर बात करें तो हमें क्लियर दिखाई देगा, तो हम नॉर्मल देखते हैं। क्या करते हैं, नॉर्मल। मतलब उस समय हमारी सिलेरी मसल रिलैक्स रहती है। क्या रहती है, रिलैक्स। अब मान लो कभी हमें कोई ऑब्जेक्ट क्लियर ना दिख रहा हो, पास में थोड़ा सा और आगे हो सकता है क्लियर ना दिखे, तो हम क्या करते हैं, अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करके देखते हैं। होता क्या है, उस समय सिलेरी मसल स्ट्रेच होती है। जब सिलेरी मसल स्ट्रेच होगी तो लेंस की थिकनेस क्या होगी, कम। और जब लेंस की थिकनेस कम हो जाएगी तो फोकल लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फोकल लेंथ बढ़ जाने का मतलब इमेज बनेगी रेटिना में ही, अगर नॉर्मल आई के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब होता क्या है, जब हम सिलेरी मसल को स्ट्रेच करते हैं तो लेंस क्या हो जाता है, थिकनेस उसकी कम हो जाती है। थिकनेस क्या हो जाएगी, कम। और जब नॉर्मल रिलैक्स आई रहती है तो क्या होती है, थिकनेस लेंस की ज्यादा रहेगी, जिससे फोकल लेंथ क्या हो जाती है, कम। तो जब लेंस थिकनेस कम रहेगी तो फोकल लेंथ ज्यादा, थिकनेस लेंस की ज्यादा रहेगी तो फोकल लेंथ कम। मतलब लेंस की फोकल लेंथ को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। किसकी हेल्प से, सिलेरी मसल्स की हेल्प से। सिलेरी मसल्स किसको होल्ड करता है, आई लेंस को। तो आई लेंस का काम क्या है, रे को कन्वर्ज करना। आई लेंस किस में होल्ड रहता है, सिलेरी मसल में। तो सिलेरी मसल क्या करता है, फोकल लेंथ को चेंज करा सकता है। तो इसी को बोलते हैं द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ, दैट इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, तो हम बात करेंगे अब मायोपिया की। तो मायोपिया में क्या होगा, हमें दूर का नहीं दिखाई देगा। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हमें दूर का नहीं दिखाई दे, मतलब कौन सी प्रॉब्लम है, मायोपिया। कितना दूर का नहीं दिखना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हाइपरमेट्रोपिया, जब हमें पास का नहीं दिखाई दे, उसे क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। और प्रेस बायोपिया, मतलब ना तो दूर का दिखाई दे और ना तो पास का। अब पॉइंट ये है कि कितना दूर और कितना पास, तो उसके बारे में अगर बात करना है तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि आई हमारा कितना मिनिमम डिस्टेंस तक क्लियर देख सकती है और कितना मैक्सिमम डिस्टेंस तक क्लियर देख सकती है। तो उसके बारे में अगर बात करें तो हमारा आता है रेंज ऑफ विजन। रेंज ऑफ विजन, रेंज ऑफ विजन मतलब आई हमारा कितना पास और कितना दूर तक देख सकती है। सबसे पहले बात करेंगे नियर पॉइंट की। किसकी बात करेंगे, नियर पॉइंट। तो जो हेल्दी आई है, हेल्दी आई मतलब जब हम स्वस्थ रहेंगे तब अगर नियर पॉइंट की बात करें तो वो रहता है 25 सेंटीमीटर। कितना रहता है, 25 सेंटीमीटर। मतलब अगर 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट दिखेगा तो, बट हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ेगा आई लेंस को। मतलब सिलेरी मसल उस समय खींचेंगी, जिससे आप ज्यादा देर तक नहीं पढ़ सकते, आपका हेडेक होने लगेगा, आंखों से आंसू जैसे पानी आने लगेगा। ठीक है, तो नियर पॉइंट जो नॉर्मल आई के लिए, हेल्दी आई के लिए है, वो है 25 सेंटीमीटर। मतलब अगर 25 सेंटीमीटर में ऑब्जेक्ट है तो आप उसे आराम से पढ़ सकते हो। कम रखोगे पढ़ सकते हो, बट वो ज्यादा देर के लिए नहीं पढ़ सकते, हेडेक जैसा प्रॉब्लम आएगा। तो इसे बोलते हैं नियर पॉइंट। ये हो गया। एक आता है फार पॉइंट। फार पॉइंट जो ह्यूमन आई का है वो रहता है इंफिनिटी। मतलब अगर इनफाइनाइट में ऑब्जेक्ट रखा है बहुत दूर, तो उसे भी हम क्लियर देख सकते हैं। जैसे स्टार्स रहते हैं, वो हमें क्लियर विजन में आते हैं, यहां से अगर देखेंगे हमें क्लियर दिखाई देते हैं, और हमें ऐसा आंखों में कोई लोड भी नहीं देना। हमारी जो सिलेरी मसल है वो रिलैक्स रहती है और हमें क्लियर दिखाई देता है कि वो हाँ एक स्टार दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे स्टार दिखाई देते हैं। तो फार पॉइंट क्या हुआ, इनफाइनाइट। अब आप सोच रहे होगे कि छत में खड़े हो जाते हैं और थोड़ा दूर देखते हैं तो वो जो बंदी है वो हमें दिखाई नहीं देती। तो उसका रीजन है कि वहां से रे हमारी आई में एंटर नहीं कर पा रही क्लियर। क्यों, क्योंकि बीच में एटमॉस्फेयर है। और स्टार की बात करें तो स्टार तो क्लियर दिख रहा है, क्योंकि स्टार का साइज बहुत बड़ा है और स्टार बहुत दूर है, तो उसकी लाइट एंटर कर रही है, उसका शेप आपके आंखों में एंटर नहीं कर पाएगा।
ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रेफ्रैक्शन। तो ये हमारा नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट इंफिनिटी। अब बात करें जैसे मायोपिया की, तो मायोपिया में कहां का नहीं दिख रहा था, दूर का, मतलब 25 सेंटीमीटर से आगे का ऑब्जेक्ट है अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है। कितना, 25 सेंटीमीटर से आगे। 25 सेंटीमीटर आगे मतलब कुछ दूरी पे ना दिखे। जैसे क्लास में हम बैठते हैं और पढ़ते हैं तो बोर्ड हमें क्लियर नहीं दिखना, घर में बैठे हैं टीवी देखते हैं, टीवी क्लियर नहीं दिखना, उसमें जो चल रहा है, मैच चल रहा है, गेम आ रहा है, कुछ भी, तो वो हमें क्लियर अगर नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब प्रॉब्लम किसकी है, मायोपिया की। हाइपरमेट्रोपिया मतलब हमें पास का नहीं दिखाई दे, हम बुक पढ़ने जा रहे हैं, बुक का कुछ समझ नहीं आए, विजिबल ना हो, दैट इज नोन एज हाइपरमेट्रोपिया, पास का नहीं दिखना। और प्रेसबायोपिया में ना तो में पास का दिखता है ना तो में दूर का दिखता है, और ये तो सिर्फ ओल्ड एज में होगा, नॉर्मल एज में नहीं होता है। जब ज्यादा एज हो जाती है 50, 55, 60 ऐसे, उस समय हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है आई में, ड्यू टू वीकनेस ऑफ द सिलेरी मसल। ठीक है, तो बात करते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। सबसे पहला लेते हैं मायोपिया। किसके बारे में बात करेंगे, मायोपिया। मायोपिया को हम नियर साइडनेस भी बोलते हैं। नियर साइडनेस मतलब नियर का तो दिखेगा, पास का तो दिखेगा, बट दूर का नहीं दिखाई देगा, उसे क्या बोलते हैं, मायोपिया। क्या स्टेटमेंट है, व्हेन अ पर्सन कैन नॉट सी फार अवे ऑब्जेक्ट क्लियरली, पास के तो बहुत क्लियर देखेगा बट दूर के ऑब्जेक्ट उसे क्लियर दिखाई नहीं देंगे, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, मायोपिया। कैसे होता है ऐसा, उसके बारे में हम देखते हैं। मैं यहाँ पे आई का एक डायग्राम बनाऊंगा और पहले नॉर्मल आई की बात करेंगे, हेल्दी आई के बारे में बात करेंगे कि ऐसा कैसे होता है। तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ, ये हो गया हमारा ह्यूमन आई का पार्ट, ये आई है। मैं यहाँ पे छोटा सा पार्ट कुछ हटाता चलूंगा, इतना सा, यहां मुझे बनाना रहेगा लेंस, ऐसा। और ये वाला जो पार्ट है ना, थोड़ा सा ऐसा बनाएंगे, जस्ट मिनट, इसको थोड़ा सा हम ऐसे बनाएंगे, कर्वेचर देना रहेगा तो हम इसका कर्वेचर देते हैं ऐसा करके। ठीक है, ये इससे अच्छा ऐसे बनाया जा सकता है, मैं 2 मिनट बनाया, ये पहले बना लिया। ठीक है, और ये वाला पार्ट मैं हटा देता हूं और यहाँ पे थोड़ा सा कर्व दे देता हूं ऐसा। ठीक है, ऐसा, ये मान लेता हूं मैं आई का पार्ट, डायग्राम ऐसे ही बनेगा। अब रे आएगी कैसे, यहां से, ये आई ऑब्जेक्ट से रे कैसे आ रही है, पैरेलल। अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो रे कैसे आएगी, पैरेलल। रे जैसे ही पड़ेगी, यहां पर लेंस लगा होगा, मैं लेंस भी बना देता हूं इस जगह, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। लेंस पे जैसे ही रे पड़ेगी क्या करेगा, कन्वर्ज। कहां पे कन्वर्ज करेगा, रेटिना में। दिस इज व्हाट, रेटिना। तो रे हमारी यहाँ पे कन्वर्ज हो गई, और जैसे ही कन्वर्ज होगी रेटिना में, हमें क्या बनेगी, इमेज। तो ये हमारा हेल्दी आई का केस है। जब हमारी आई एकदम स्वस्थ है, आंख एकदम सही है, तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसा होगा। रे आएगी, लेंस पे पड़ेगी, कन्वर्ज होगी रेटिना में, और हमें क्लियर इमेज दिखाई देगी। अब बात करते हैं मायोपिक आई की। मायोपिक आई मतलब जिसको मायोपिया की प्रॉब्लम है, उसके केस में कैसा होगा, तो हम डायग्राम बना लेते हैं यहां पर छोटा सा। ये हो गया आई का पार्ट, ये हो गया पूरा आगे वाला पार्ट हो गया, ये हो गया लेंस। ठीक है, रे ऐसे आ रही होगी। होता क्या है, जब मायोपिया की प्रॉब्लम आएगी तो उस समय होता क्या है, जो लेंस है इसकी फोकल लेंथ जो है वो डिक्रीज कर जाती है। क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है, पहले ही इमेज बन जाएगी। कैसे, रे आएगी, जैसे लेंस पे पड़ेगी, ये क्या करेगा, जस्ट मिनट, ऐसे ही आजा भाई, क्या करेगा, ऐसे करके यहाँ पर रे को कन्वर्ज कर देगा। तो इमेज कहाँ बनी, यहाँ पर इमेज कहाँ बनी, रेटिना के पहले इमेज बन गई। मतलब ये है सीधा सा कि जो आई लेंस है इसकी फोकल लेंथ क्या हो गई, कम हो गई। फोकल लेंथ कम होने का मतलब है आई की लेंस की पावर क्या हो गई, ज्यादा। पावर जितनी ज्यादा होगी फोकल लेंथ उतना कम होगी। पावर ज्यादा कैसे हो गई, अब ये अगर बात करें तो पावर ज्यादा करना है हमें, यानी कि फोकल लेंथ कम करना है, इन्वर्सली होते हैं, आपने पढ़ रखा है, पावर इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। पावर और फोकल लेंथ कैसे होंगे, इन्वर्सली। मतलब अगर मुझे यहां पर देखें रे आएगी और यहां कन्वर्ज हो रही, मतलब फोकल लेंथ कम हुई, पहले कितनी थी, ज्यादा थी। पहले जहां पे कन्वर्ज हो रहा था इस जगह, अब यहां कन्वर्ज हो रहा, मतलब फोकल लेंथ क्या हो गई, कम हो गई। फोकल लेंथ कम होने का मतलब थिकनेस से कैसे रिलेट करें, तो आई लेंस की अगर मैं थिकनेस को ज्यादा कर दूं तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम। आई की थिकनेस अगर ज्यादा होगी तो फोकल लेंथ क्या होगी, कम। पतला जो लेंस रहेगा उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी। भाई वो कर्व की बात करें तो अगर लेंस की थिकनेस कम है तो फोकल लेंथ ज्यादा है, लेंस की थिकनेस ज्यादा है तो फोकल लेंथ कम है।
तो यहाँ फोकल लेंथ क्या हो जाती है इसकी डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हो जाती है? तो हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आई फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस डिक्रीजेस, या हम बोल सकते हैं पावर ऑफ आई लेंस इंक्रीजेस। ठीक है, ये हमारा हो गया मायोपिक आई का। ये क्या है? मायोपिक आई, मायोपिक आई। ये मायोपिया की प्रॉब्लम में ऐसा होगा। करेक्ट कैसे करना है इसको? तो इसके करेक्शन के लिए हम चाहते हैं कि रे का इमेज कहां बने? यहां पे। और इमेज यहां बने मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? ये इसको कैसे भी डाइवर्ज करके रे को यहां ले आए। भाई अभी कन्वर्ज कराएंगे तो और आगे आएगा, हमें क्या करना है? डाइवर्ज कराना है। डाइवर्ज कराना है मतलब क्या करना पड़ेगा? हम अगर ऐसा लेंस लगाएं आगे जिससे रे क्या हो जाए? इमेज यहां बन जाए, डाइवर्ज कर दे। तो यहां हम कैसा लेंस लगाएं? कॉनकेव लेंस। क्यों? क्योंकि कॉनकेव लेंस रे को क्या करता है? डाइवर्ज करता है। तो उसका भी डायग्राम देख लेते हैं। तो मैं उसका डायग्राम यहां बना देता हूं आगे वाले पेज में। मैंने क्या किया? ये बना दी आई। ठीक है, ये लगा देते हैं यहां पर हम आई लेंस। ये पहले मैंने बना दिया कॉर्निया वाला पार्ट, ये बना दिया लेंस वाला पार्ट, यहां लग दिया मैंने एक कॉनकेव लेंस। चश्मा लगाते हैं ना, तो ये हमारा लेंस है, जब हम चश्मा लगाएंगे आगे आएगा। तो ये लेंस रे कैसे आ रही? ऐसे ये रे आई। क्या करेगा ये लेंस? डाइवर्ज करेगा। कितना डाइवर्ज करेगा और कितना कन्वर्ज करेगा वो हम कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं? हमें पहले से कैलकुलेशन रहती है। देखा होगा आप लोग गए होंगे चश्मा लगवाने अगर किसी के साथ, या आपने खुद के लिए गए होंगे, तो वो अलग अलग डिफरेंट लेंस आपके आंखों के सामने रखेगा। अब पूछेगा अभी क्लियर विजन है कि नहीं। जैसे क्लियर विजन है मतलब वही लेंस हमें रखना है। तो ये रे आएगी, क्या करेगा? डाइवर्ज। इसने ऐसे डाइवर्ज कर दिया, ये डाइवर्ज हो गया। अब ये आई लेंस क्या करेगा? कन्वर्ज। कहां पे करेगा? सीधे रेटिना में करेगा। कहां करेगा? सीधे रेटिना में। और इमेज कहां बनेगी? रेटिना पे। और क्लियर इमेज हमें दिखाई देती है। भाई रेटिना में अगर इमेज बन रही मतलब हमें क्लियर दिखाई देगी। तो ये हमने क्या लेंस यूज करा? कॉनकेव लेंस। तो अगर कभी करेक्शन पूछे, क्या पूछे? करेक्शन किस लेंस की हेल्प से मायोपिया को रिमूव करते हैं, दूर करते हैं, तो करेक्शन क्या है? बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। कैसा लेंस? कॉनकेव लेंस। ठीक है। अच्छा, कॉजेज की बात करें तो क्या ले? इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। आई बॉल का साइज ज्यादा हो गया। साइज ज्यादा हो गया मतलब बड़ा हो गया। देखो यहां पर देखें डायग्राम पे, ये पहले था, ठीक है, नॉर्मल आई के लिए है। अगर मैं इसका साइज बड़ा कर दूं, इसका साइज क्या कर दूं? पहले कहां तक था? ये देखें ध्यान से। अगर मैं इसी डायग्राम को बनाऊं तो मैं एक दूसरा कलर ले लेता हूं जिससे आपको दिखाई दे। मान लेता हूं पहले ये डायग्राम पहले ही ऐसे रहा होगा। दिस इज द साइज। इमेज कहां बन रही है? यहां पे। अगर आई बॉल का साइज बढ़ जाए, आई बॉल का साइज क्या हो जाए? बढ़ जाए। अगर बढ़ जाएगा तो ये पॉइंट तो यही रहेगा, बट ये रेटिना वाला पार्ट किधर हो जाएगा? ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा, ये जैसे उधर चला गया, ये पॉइंट तो यही रह गया। मतलब अगर आई बॉल का साइज हम क्या कर दें? ज्यादा, तो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? पहले कन्वर्ज हो गया। और ये प्रॉब्लम आती है कौन सी? मायोपिया की। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। दूसरा पॉइंट क्या हो? डिक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। आई लेंस की फोकल लेंथ क्या हो गई? कम हो गई। पहले फोकल लेंथ कितनी थी? यहां से यहां तक, ये क्या थी? फोकल लेंथ। अब कितना हो गया फोकल लेंथ? कम हो गया। आई लेंस का फोकल लेंथ क्या हो गया? कम। पास में आ गई तो फोकल लेंथ क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो फोकल लेंथ अगर कम हो जाती है तो भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा किसके, ये था पूरा मायोपिया के बारे में। इसका जस्ट जो उल्टा होता है, अपोजिट होता है, उसे बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। सेम ऐसा रहेगा बट इसका सारा केस उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर आपको मायोपिया के बारे में पता है तो आप हाइपरमेट्रोपिया इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। देखते हैं कैसे। हाइपरमेट्रोपिया की बात करें तो हाइपरमेट्रोपिया में कहां नहीं दिखाई देगा? भाई मायोपिया में कहां का नहीं दिख रहा था? दूर का। तो हाइपरमेट्रोपिया में कहां का नहीं दिखेगा? पास का। कहां का नहीं दिखेगा? पास का। मतलब व्हेन अ पर्सन कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, जब किसी पर्सन को पास के ऑब्जेक्ट क्लियर ना हो, क्लियर ना दिखाई दे, दैट इज नोन एज हाइपरमेट्रोपिया। ये प्रॉब्लम कैसे आएगी? तो देखो नॉर्मल आई का डायग्राम तो वही है। नॉर्मल आई का डायग्राम अगर बनाए तो ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो स्फेरिकल भी बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आगे का एरिया बल्क करना है, थोड़ा उसे कर्व देना है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप ऐसा भी बना सकते हो। मैं अभी ऐसा ही बना देता हूं। ये लगा दिया आई लेंस। रे आएगी, जैसे ही रे पड़ेगी, ये नॉर्मल आई के लिए बना रहा हूं, हेल्दी आई के लिए। तो ये क्या करेगा? कन्वर्ज। कहां कन्वर्ज करेगा? रेटिना पे। कहां कन्वर्ज करेगा? रेटिना पे। ये इमेज आ गई। ये नॉर्मल आई के लिए। किसके लिए? हेल्दी आई बोल सकते हैं, नॉर्मल आई लिख सकते हैं।
फॉर नॉर्मल आई। अब मान लो प्रॉब्लम ये आई कि हमें पास का नहीं दिख रहा था। पास का क्यों नहीं दिखा? क्योंकि कुछ ऐसा हुआ होगा। ये हमने बना दिया आई, ये लगा दिया लेंस। आप बेटर है ऐसा डायग्राम बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और आपको यहाँ पे कंफर्ट शो कर रहा है कि लेंस है, ठीक है। ये आई लेंस लगा हुआ। अब ऐसे रे आई ऐसे। अब ये क्या करेगा? कन्वर्ज। कन्वर्ज करेगा बट कहां करेगा? आगे। इसने क्या करा? रेटिना के आगे कन्वर्ज कर दिया। मतलब इमेज कहां बनेगी? रेटिना के आगे, बिहाइंड द रेटिना बोलेंगे। अब इसके बारे में अगर बात करें तो इमेज यहां बन रही, रॉड और कोन सेल कहां पे होती है? रेटिना में। तो हमें तो दिखाई देगा ही नहीं, मतलब ब्लर दिखाई देगा बहुत। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यूज करेंगे लेंस। कैसा लेंस यूज करें? तो हम क्या चाहेंगे कि ये वाली इमेज कैसे भी करके यहां बन जाए, यानी कि पहले कन्वर्ज हो जाए। पहले कन्वर्ज हो जाए मतलब यहां पे कैसा लेंस लगेगा? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? कन्वर्ज करता है। तो इसके आगे हम क्या कर दें? कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं। ये लीजिए करेक्शन देख लेते हैं। तो मैंने क्या करा? ये बनाया आई, ये बनाया लेंस। हमने इसके पहले क्या कर दिया? एक लेंस रख दिया ऐसा, कॉन्वेक्स लेंस। अब क्या होगा? रे आ रही होगी ऐसे, ये आई। इसने क्या करा? कन्वर्ज करा, इतना कन्वर्ज करा। पहले कन्वर्ज हुआ थोड़ा सा, अब जब कन्वर्ज हुआ अब फिर से लेंस पे पड़ी। कौन से लेंस पे? आई लेंस पे। कहां पड़ी? आई लेंस पे। अब ये क्या करेगा? फिर कन्वर्ज करेगा और कन्वर्ज करके कहां बनेगी? रेटिना में। आप इजीली शो करना कि कन्वर्ज होती दिखाई दे। तो ये क्या बनी? इमेज। कहां पर? रेटिना में। और हमें क्या होगा? ऑब्जेक्ट जो है उसकी क्लियर इमेज फॉर्म हो रही होगी रेटिना में। तो ये हो गया हमारा हाइपरमेट्रोपिया। पॉइंट जस्ट अपोजिट रखने हैं। अब इसमें ऐसा क्या हुआ? तो अगर कॉजेज की बात करें तो शॉर्टनिंग ऑफ द साइज ऑफ आई बॉल। आई बॉल का साइज क्या हो गया? कम हो गया। उसमें क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। कम कैसे हुआ? देखें, पहले इतना था, अगर मैं इस साइज को क्या कर दूं? कम कर दूं, तो ये पॉइंट दूर हो जाएगा। भाई पहले इमेज, पहले हमारा जो बन रहा था कुछ ऐसा था। देखें इसी डायग्राम में देख लेते हैं। पहले ये साइज कुछ ऐसा रहा होगा, ऐसा ऐसा। साइज मैंने क्या कर दिया? कम हो गया। आई बॉल का साइज जैसे कम हुआ यहां आ गया, तो इमेज कहां गई? बाहर चली गई। इमेज कहां गई? बाहर चली गई। दैट इज नोन एज शॉर्टनिंग ऑफ साइज ऑफ आई बॉल। और दूसरा, अगर फोकल लेंथ की बात करें तो पहले फोकल लेंथ इतनी थी, अब आगे चली गई इमेज, मतलब फोकल लेंथ क्या हो गई? बढ़ गई। फोकल लेंथ ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ? पावर क्या हो गई? कम। पावर क्या हो गई? कम। यानी कि इसमें पावर डिक्रीजेस या फोकल लेंथ इंक्रीजेस। तो सेकंड हमारा पॉइंट क्या आया? इंक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। आई लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? बढ़ जाती है। तो ये हमारा कॉज हुआ। करेक्शन में अगर पूछे कैसे करेक्ट किया, तो हमने कौन सा लेंस यूज करा? कॉन्वेक्स लेंस। तो करेक्शन में क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ बोल सकते हैं। जिस फोकल लेंथ की जरूरत है वो उस फोकल लेंथ कर लेंस यहां रहेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी कॉन्वेक्स लेंस रख दो और आपको क्लियर दिखाई दे। डिपेंड करता है कि जो इमेज बन रही थी वो कितना आगे या कितना पहले बन रही थी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट डिफेक्ट जो है वो क्या है? प्रेसबायोपिया। कौन सा है? प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया में क्या प्रॉब्लम आती है? तो प्रेसबायोपिया में ना तो हमें पास का दिखता है ना तो हमें दूर का दिखता है। मतलब ये कब आएगा? ओल्ड एज में। तो क्या है? व्हेन अ पर्सन कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट एंड फार अवे ऑब्जेक्ट क्लियरली। जब उसे पास का भी ना दिखे और दूर का भी ना दिखे, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया की प्रॉब्लम कैसे आती है? तो ये आता है इन ओल्ड एज। अब ओल्ड एज में ऐसा क्या हो जाता है? तो ओल्ड एज में क्या होता है? हमारी सिलेरी मसल्स जो हैं वो वीक पड़ जाती हैं। जब सिलेरी मसल वीक पड़ जाएगी तो लेंस को जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी या स्ट्रेच कर रही थी, साइज जा, भाई लेंस ये क्या है? हमारा सिलेरी मसल, बीच में क्या लगा है? आई लेंस। अगर ये स्ट्रेच हो जाएगी तो लेंस की थिकनेस कम हो जाएगी। लेंस की थिकनेस कम मतलब लेंस क्या हो गया? पतला हो गया। जैसे ही लेंस पतला हुआ फोकल लेंथ क्या होगी? ज्यादा। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, डिपेंड करेगा कि कैसे। कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या हुआ? थिकनेस ज्यादा हो गई। थिकनेस ज्यादा मतलब फोकल लेंथ क्या हो गई? कम हो गई। ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो सिलेरी मसल अगर वीक पड़ जाएगी तो ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट करा पाएगी लेंस को और ना तो वो उसे स्ट्रेच कर पाएगी।
तो इससे क्या होता है, ना तो हमें पास का दिखाई देता है और ना तो हमें दूर का दिखाई देता है। ये प्रॉब्लम आती है ओल्ड एज में। तो डायरेक्ट अगर कभी बोले कोई कि प्रेस बायोपिया में क्या प्रॉब्लम आती है तो आप बता सकते हैं। अब इसके करेक्शन के बारे में बात करें कि इसको करेक्ट कैसे करते हैं। तो करेक्शन के लिए हम यहां पर यूज करते हैं बायफोकल लेंस। क्या यूज करते हैं? बायफोकल लेंस। बायफोकल लेंस का मतलब हुआ इसमें दो लेंस यूज होंगे। आप अगर देखें तो कुछ लोगों ने जो ओल्ड एज में आते हैं उनका आप चश्मा देखना, तो उसमें क्या होगा, हमें ऐसा दिखेगा। ये मान लेता हूं मैं इस शेप में था, ऐसा आजकल नॉर्मली ऐसे रहता है। इसमें एक ऐसा बना रहता है, एक पोर्शन ऐसा रहता है, एक ऊपर पोर्शन रहता है। ऊपर वाला जो पोर्शन रहेगा वो रहेगा कॉनकेव और नीचे वाला जो रहेगा वो रहेगा कॉन्वेक्स। ये रहता है। तो ये कॉनकेव, ये पहले ऐसा चलता था, आजकल तो ऐसा हो गया कि हमें ये दिखाई भी नहीं देगा। सर्कल जैसा होता है ना, वो कभी कभी अभी नया आ गया है समय, तो उसमें सर्कल जैसा फॉर्मेशन दिखाई नहीं देगा। एक ही लेंस को कंबाइन करके बना देते हैं, मतलब एक ही लेंस मतलब ऐसा बनाएंगे कि आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। पहले ऐसा था कि कुछ लोग अभी भी यूज करते हैं जिसमें आपको नीचे का थोड़ा पोर्शन आपको दिखेगा कि हाँ एक सर्कल जैसा फॉर्म हो रहा है, तो वो नीचे वाला कॉन्वेक्स, ऊपर वाला कॉनकेव। तो ये बायफोकल लेंस बोलते हैं इसे। दो फोकस है, दो लेंस है अलग अलग। तो इस लेंस के हेल्प से हम प्रेस बायोपिया क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। हमें ऑब्जेक्ट पास का भी दिखाई देता है और हमें ऑब्जेक्ट दूर का भी दिखाई देता है। तो हमारा ये प्रेस बायोपिया कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है। तो ग्लास प्रिज्म के अगर बारे में बात करें तो आपने प्रिज्म देखा होगा। क्या देखा होगा? प्रिज्म। तो प्रिज्म की में अगर देखें तो दो ट्रायंगल शेप का रहता है, ग्लास का बना रहता है, कांच का। कुछ प्लास्टिक के भी बनते हैं, ऐसा नहीं कि ग्लास का ही बनेगा, प्लास्टिक के भी बनेंगे जो ट्रांसपेरेंट हो। क्या हो? ट्रांसपेरेंट हो। जैसे मैं अगर प्रिज्म के बारे में बात करूं तो प्रिज्म जो रहेगा वो ट्रायंगल शेप का रहेगा, ऐसा ट्रायंगुलर। कैसा रहेगा? ट्रायंगल। उसको आप कैसे भी रख सकते हो, ट्रायंगल है, कैसे साइड में भी रख सकते हो। फाइनली जो प्रिज्म है उसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस रहेंगे। जैसे मैंने ऐसे रखा हुआ है, मैंने नाम दे दिया इसका ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया क्यू, सॉरी ए बी सी, ए बी सी, ऐसा। तो यहां पर ये ए बी और ए सी जो है ये क्या है? ये हमारे रेफ्रैक्टिंग सरफेस। क्या बोलेंगे? रेफ्रैक्टिंग सरफेस, क्योंकि इससे क्या होगा? रेफ्रैक्शन होगा। अच्छा, ये BC जो है इसे बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं इसे? बेस। अब क्या होगा, अगर मैं बात करूं नॉर्मल की, मुझे यहां पे सिर्फ रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट दिखाना है। क्या दिखाना है? रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट दिखाना है, ज्यादा कुछ नहीं बताना। तो रेफ्रैक्शन कैसे होगा सिर्फ उतने के बारे में बात करेंगे अपन। जस्ट मिनट। तो रेफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे बस। ठीक है, चलिए। तो ये पहली सरफेस, ये दूसरी सरफेस, ये बेस। ये जो रहेगा पोर्शन दो रेफ्रेक्टिंग सरफेस के बीच में, वो रहता है एंगल ऑफ प्रिज्म। उसको हम ए से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? ए से। अब क्या होगा, इंसिडेंट रे, हम लोग यहाँ पे एक लेजर लाइट ले लें या कोई ऑब्जेक्ट रखा हो उसको देखें, तो इंसिडेंट रे ऐसे आ रही होगी। कैसे आ रही होगी भाई? नॉर्मल इसका अगर देखें, नॉर्मल से नहीं लेना है, इसका नॉर्मल अगर देखें, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। कैसा होगा? दिस इज अ परपेंडिकुलर, मतलब इस रेफ्रेक्टिंग सरफेस का ये लाइन कैसा होगा? परपेंडिकुलर, मतलब ये एंगल 90 बन रहा होगा। क्या बना होगा? 90 डिग्री। अब रे आएगी किसी एंगल पे, मान लो 30 डिग्री, 40 डिग्री, कैसे भी ऐसे आए। दिस इज व्हाट? इंसिडेंट रे। तो अगर रे आएगी, अगर रेफ्रेक्शन ना होता तो रे हमारी सीधी जाती, अगर रेफ्रेक्शन ना होता। बट तो रेफ्रेक्शन तो होना है क्योंकि ये रेयर है और ये ग्लास का है, डेंसर है। तो फिलहाल रे ऐसे आ रही। दिस इज अ इंसिडेंट रे, नाम दे देते हैं PQ। क्या दिया? PQ। अब इंसिडेंट रे है तो एंगल बना रही होगी नॉर्मल से, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये एंगल कैसा हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब रे ऐसे आई, प्रिज्म में पड़ी, अब क्या होगा? रेफ्रैक्शन होगा। क्या होगा? रेफ्रैक्शन। कैसे? रे हमारी रेयर से डेंसर मीडियम जा रही थी, अब रेयर से डेंसर जाएगी तो रे बेंड होगी। किधर बेंड होगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो रे ऐसे जा रही थी, नॉर्मल किधर है? ये है, तो रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, तो रे हमारी ऐसे बेंड होगी। जानी कैसे थी? ऐसे, लेकिन रे बेंड होगी, जैसे मीडियम पे एंटर करेगी बेंड हो जाएगी। तो ये क्या हो गया? बेंड हो गई। ये पहला हो गया। ये जो रे हमारी बेंड हुई, दैट इज नोन एज रेफ्रैक्टेड रे। तो रेफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बनाती है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन। पहले नंबर का है रेफ्रैक्शन, क्योंकि एक रेफ्रैक्शन और होना है, तो इसको नाम दे दिया R1। अब रे कहां से आई? डेंसर मीडियम चल रही, अब जाएगी किधर? रेयर में। तो पहले नॉर्मल बना ले,
तो इस सरफेस का नॉर्मल मतलब 90 डिग्री से, ये ऐसे परपेंडिकुलर। इस सरफेस का ये क्या हुआ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा यहां से यहां तक, ठीक है। अच्छा रे कैसे आई, डेंसर से रेरर जाएगी, और जब रे डेंसर से रेरर जाती है तो बेंड किधर होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब रे कैसे बेंड हो जाएगी, नॉर्मल से दूर। अगर रेफ्रेक्शन ना होता तो ये सीधे जाती, लेकिन ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, मतलब रे कैसे लेगी, ऐसे चलेगी भाई। अगर रेफ्रेक्शन ना होता तो ये लाइन सीधे जाती, लेकिन रेफ्रेक्शन होगा, अब बेंड किधर होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल ये है, नॉर्मल से दूर ऐसे चलेगी। ये हो गया हमारे रेफ्रेक्टेड रे। ये वाला पहला एंगल रेफ्रेक्शन का था, तो इसका नाम दे दिया मैंने R2, क्या दे दिया R2। और ये एंगल इमर्ज कर रही, बाहर जा रही, इसको दे दिया E, दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब हम बात करेंगे यहां पर एक और नए एंगल की। रे हमारी ऐसे जा रही ओरिजिनल, और इधर बेंड हो गई, इसको मैं पीछे साइड मिला देता हूं, ऐसे मिला दिया, इसको मैंने क्या पीछे साइड मिला दिया। अब क्या होगा, रे हमारी ऐसे जा रही थी, जानी तो ऐसे ही थी, रे ऐसे जा रही, चली किधर गई, ऐसे। मतलब ये इतना एंगल जो है ये क्या हो रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन, डेल, एंगल ऑफ डेविएशन। रे हमारी कितना डेविएट हो गई, जाना कैसे था, ऐसे सीधे, जा कैसे चली, कैसे गई, ऐसे जाके ऐसे चली गई, तो डेविएशन एंगल क्या है। अब यहां पे इनके नाम लिख लेते हैं, जैसे कि आई को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। R1 जो होगा इसे बोलेंगे R1, और R2 को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन एंगल हो गए। ए को क्या बोलेंगे, तो ए है हमारा ए को बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म या प्रिज्म एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म। अब बचता है ई और डेल, ई को बोलेंगे हम एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, जहां से इमर्ज करती है रे। और एक बचेगा डेल, डेल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। रे हमारी कितनी डेविएट हुई, तो एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये हमारा हो गया रेफ्रेक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। प्रिज्म के लिए अगर कभी रेफ्रेक्शन के लिए आता है तो आप इसे इजीली बना सकते हैं, इसे कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे एक मैं कंडीशन बता रहा हूँ, वो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, 10th क्लास में भी पूछ लेते हैं या हायर क्लासेस में पूछते हैं, वो देख लेते हैं। एक कंडीशन, इसे बोलते हैं कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। मतलब ये जो एंगल बन रहा है ये मिनिमम कब बनेगा, तो इसकी कंडीशन समझे। पहली कंडीशन रहती है जब आई और ई क्या हो जाए बराबर। अगर आई और ई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या हो जाए, इक्वल, पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन की बात करें तो R1 और R2 क्या हो जाए बराबर। अगर ऐसा होता है तो ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये सबसे कम बनेगा, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होगा। तो फाइनली हमारा ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म कंप्लीट हो गया, ठीक है।